नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर संगणक के यूनिट 7 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या सबसे पहला आता है CSO। CSO बेसिकली होता है क्या है? CSO जो होता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका जो गठन होता है वो 2 मई 1951 होता है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इसका जो गठन होता है वो 2 मई 1951 और इसका हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। इसके बाद आता है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है सांख्यिकी तथा कार्य क्रियान्वयन के अधीन आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका ध्यान इस शॉर्ट फॉर्म याद रखना। मॉस्फी। मॉस्फी किसके अंतर्गत? मॉस्फी के अंतर्गत कौन आता है? CSO। कौन सा आता है? CSO। अब इसकी कार्य की बात करें तो ये कौन कौन सा कार्य करता है? ये जो कार्य करता है वो करता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना। कौन करता है? CSO। कौन? CSO करता है राष्ट्रीय आय की गणना। और प्रत्येक तिमाही में GDP की गणना भी वो कौन करेगा? CSO करेगा। और प्रति माह मुद्रास्फीति की CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना भी यही करता है। और इसका एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, CSO का औद्योगिक सांख्यिकी कार्यालय कहाँ है? यह भी कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। इसके बाद हम आगे आते हैं। CSO कंप्लीट हो गया। CSO का गठन 2 मई 1951 को हुआ था और ये मॉस्फी के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है, प्रत्येक तिमाही में GDP की गणना करता है, मुद्रास्फीति के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करता है। इसके बाद आता है सेकंड जो होता है वो हमारा आता है NSSO। ठीक है, NSSO का पूरा नाम होता है नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो कार्य होता है, जो इसका पूरा नाम है वो कौन है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, हिंदी में नाम है। और इसका गठन हुआ था 1950 में हुआ था, यानी ये CSO से पहले हुई थी। CSO का 1951 में हुआ था, इसका 1950 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। इसका जो कार्य होता है वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, यानी राष्ट्रीय आय से। और CSO को सौंप देता है। क्या करता है? CSO को सौंप देता है। और जो CSO होता है वो पब्लिश करता है राष्ट्रीय आय को। ठीक है, तथा यह गरीबी तथा निर्धनता की प्रति 5 वर्षों में गणना करता है तथा बेरोजगारी की प्रति 5 वर्षों में गणना भी करता है। फिर देखो, ये था हमारा क्या था? NSSO। ठीक है, इसका गठन 1950 में होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है तथा CSO को रिपोर्ट सौंपता है और CSO इसको पब्लिश करता है। गरीबी निर्धनता की प्रति 5 वर्षों में गणना करता है, बेरोजगारी की प्रति 5 वर्षों में गणना करता है। कौन? CSO NSSO, सॉरी। फिर उसके बाद आता है RGA क्या होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1960 में। किस हुआ था? इसका गठन हुआ था 1960 में। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। वर्तमान में RGA है वो विवेक जोशी है। कौन है? विवेक जोशी। ये याद कर लीजिए, जो RGA है वो विवेक जोशी है। कौन है? विवेक जोशी। इसके जो कार्य होते हैं, जनगणना से रिलेटेड आंकड़े को जारी करना तथा भारत में प्रवासी व अप्रवासी लोगों का रजिस्टर करना। ठीक है, यहाँ तक। यानी RGA की अगर शॉर्ट में बात करें तो इसका गठन 1960 में होता है। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? विवेक जोशी है। इसके बाद आते हैं फोर्थ जो पॉइंट होता है वो हमारा आता है SNA यानी इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, यानी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। ठीक है, एक राष्ट्रीय खाते की अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, जो पूरे विश्व में चलता है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहला SNA 1953 में जारी किया गया। SNA को संयुक्त राष्ट्र IMF वर्ल्ड बैंक के सहयोग के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत के खाते को विश्व के खाते से तुलना करना। ठीक है, यही क्या कहता था, यही क्या होता है? SNA का काम होता है। और इसके जो जनक थे, यानी सबसे पहले इसको जो प्रतिपादित किया था वो थे ग्रेगरी किंग थे। कौन थे? ग्रेगरी किंग। इसके बाद आते हैं लास्ट एंड फाइनल, फाइनेंस इंक्लूजन। ठीक है, वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वो लोग जो बैंकिंग क्षेत्रों से दूर रहते हैं उन्हें बैंकिंग क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। ये फाइनेंस इंक्लूजन का क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, इनके प्रयास क्या है? वो है, सबसे पहला प्रयास है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो 28 अगस्त 1914 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 1914 को लागू हुई थी। ठीक है,
2014। ठीक है, फिर आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को लागू हुई। ठीक है, और इसका जो एक प्रयास है, इसको हम बोलते हैं जाम। ठीक है, जाम से जे का हो गया जनधन, ए से हो गया आधार, एम से हो गया मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, और इसके बाद आते हैं एक और इनकी है स्कीम डीबीटी। डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से लोगों को बैंक से जोड़ना, इसका क्या हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्क हो गया। इसके बाद हमारे पास नीति आयोग और आरबीआई बचता है, उसका हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।